हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए जिनका है लॉ का पेपर अगला सुपर 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 फास्ट रिवीजन सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं सिलेक्टेड चैप्टर्स की, जिसमें जो पहला चैप्टर मैंने कवर किया है वो है फॉरेन कंपनी का, और जो नोट्स होंगे वो आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट मिलने वाले हैं। सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। आपको इस नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से शुरू करते हो। इस बार टारगेट है आपके नवंबर जो सितंबर एग्जाम है आपका, परसों जो एग्जाम है आपका लॉ का, उसके लिए सभी चैप्टर्स की जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो जाए रिवीजन सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा मैं। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। बहुत ज्यादा जल्दी करेंगे हम सारे चैप्टर्स, पूरे चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं सभी को बहुत ज्यादा जल्दी से करेंगे, और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था, चैप्टर 11 फॉरेन कंपनी, जो आपके इंस्टीट्यूट में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के नाम से दिया हुआ है। रिवाइज कराने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ उस चैप्टर के बारे में, फिर आपको ऐसा मान के चले कि 10 से 12 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट सारा रिवीजन हो जाएगा अगर आप पहले ये सब समझ लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। फॉरेन कंपनी वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब कोई बाहर इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी होगी। जैसे मान लीजिए इंडिया है, ये जो कहानी है 2 से 3 मिनट की, इसमें आपको सारे रिवीजन समझ में आ जाएंगे। देखिए, मैंने कहा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, और वो आके इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस पीओबी, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो ऐसी कंपनी को फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में दिया जाता है। वो बिजनेस ऑनलाइन तरीके से भी कंडक्ट कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, या अपने एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर सवाल ये आएगा, सर कुछ बातों का अगर जवाब मिल जाए तो हमें समझ में आ जाएगा फॉरेन कंपनी के बारे में। एक बात बताओ, जब फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएगी? तो जो पहला सवाल होगा वो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि सर बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी। तो हम बोलेंगे उनसे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, अभी फॉर्म नंबर वगैरह सब दिखाऊंगा आपको, सब याद करा दूंगा इसी के अंदर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम उनसे बोलेंगे भाई शेड्यूल 3 के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में समझ में आनी चाहिए, इसलिए शेड्यूल 3 के हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। या फिर शेड्यूल 3 के हिसाब से पूरी ना बना पाए तो जितना पॉसिबल हो सके, टू मतलब बहुत ज्यादा नियर पॉसिबल जितना हो सके उसके बराबर हम बनाएंगे। ठीक है, फिर सवाल पूछा गया सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसे फाइल कब करना है? तो हम उनसे बोलेंगे जब आपका कोई भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, दैट मींस मान लीजिए 31 मार्च 2024 की बात कर रहा हूं मैं, तो उनसे बोला जाएगा कि आप विद इन 6 मंथ्स, कितने मंथ्स? विद इन 6 मंथ्स आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फाइल कर देनी है। और हाँ, आपको रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है, और रिलैक्सेशन होगी आपकी एडिशनल 3 मंथ्स के लिए। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एडिशनल 3 मंथ्स। जल्दी से आ जाओ भाई, कहां चले गए? देखिए, तो हमने लिखा यहां पर एडिशनल 3 मंथ्स आपको और मिल जाएंगे। फॉर्म नंबर क्या होगा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने का? तो यहां पर होगा फॉरेन कंपनी का फॉर्म नंबर जो है वो 3, जो फॉर्म नंबर है वो आपका यहां पर लग जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हमसे बोलेंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब वो फाइल करेंगे तो वो तो फॉरेन की कंपनी है, वो तो अपनी लैंग्वेज में करेगी, तो हम उनसे बोलेंगे भाई साहब आपको इनको ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है। ये सब प्रोविजंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको अभी। एक आपको ट्रांसलेट करना है इसको किसमें? इंग्लिश में। आप कहानी की तरह याद रखोगे, सब कुछ याद रहेगा, कुछ भी सेक्शन के अंदर घुस घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, हमने कहा भाई इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय कुछ गड़बड़ होगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी लेने के लिए हाई कोर्ट को पकड़ लो। हाई कोर्ट वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हाई कोर्ट के आप किन्हीं 3 लोगों में से किसी एक से साइन करा देना। पहले व्यक्ति, मान लीजिए आप हाई कोर्ट के एडवोकेट को पकड़ लीजिए, अगर एडवोकेट ना मिले तो और किसको पकड़ सकते हैं हम? अटॉर्नी को पकड़ सकते हैं। अगर वो भी ना मिले और किसको पकड़ सकते हैं हम? प्लीडर को पकड़ सकते हैं। तो अगर इनमें से, ये सारे लोगों में से अगर कोई एक आपको मिल जाए तो आप हाई कोर्ट के, ये सभी किसके होने चाहिए? हाई कोर्ट के। इनमें से कोई एक व्यक्ति हो जाए तो इससे आप सर्टिफाई करा सकते हैं, मतलब साइन करा सकते हैं। तब ये आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो वैलिड तरीके से मान ली जाएगी कि आपने फिल कर दी है। बहुत सुंदर, और बहुत जल्दी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम उनसे बोलेंगे सर क्या इनको एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है? आंसर इज यस, इनको एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। फिर सवाल पूछा जाएगा, एक तो ये बहुत ज्यादा भर गया है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। तो फिर सवाल पूछा जाएगा, बताओ जरा एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? तो जिन बच्चों ने अगर एलएलपी पढ़ी हुई है तो उनको, उनके लिए प्रोविजन है कि सेम तरीके से फाइल किया जाता है। तो मैं अभी बता देता हूं फटाफट से यहां पर कि सर एक बात बताओ, इनकी जो एनुअल रिटर्न है, जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसकी एनुअल रिटर्न कब भरेंगे? तो एनुअल रिटर्न जो भरनी है आपको, वो भरनी है विद इन 30 डेज, मतलब विद इन 30 नहीं, विद इन 60 डेज।
विद इन 60 डेज आपको एनुअल रिटर्न भर देनी है, और एनुअल रिटर्न भरने के लिए नॉर्मल तरीके के प्रोसीजर आपको बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर सवाल आएगा सर एक बात बताओ, जहां पर भी ये बिजनेस करेंगे तो अलग अलग स्टेट में कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुंबई, ये डिस्कशन में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं आपका, जैसे कि मान लीजिए मुंबई है, जैसे मान लीजिए यूपी है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए हरियाणा है, कहीं पर भी ये अपना जो है प्लेस ऑफ बिजनेस खोल सकते हैं। तो होगा क्या, परेशानी आएगी, मुंबई वालों को मुंबई के प्रोविजन समझाने पड़ेंगे हमें, यूपी वालों को यूपी गवर्नमेंट के प्रोविजन समझाने पड़ेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट देना पड़ता है और हर स्टेट का अपना एक रजिस्ट्रार होता है। तो कंफ्यूजन आएगी सभी फॉरेन कंपनी को, किसी को मुंबई के आरओसी के पास भेजेंगे, किसी को यूपी के आरओसी के पास भेजेंगे, किसी को हरियाणा के आरओसी के पास भेजेंगे, और फिर सबकी कंबाइंड इंफॉर्मेशन फिर दिल्ली के पास आएगी। तो उनका एक काम करो, आप आरओसी जो है किसी भी स्टेट में आप प्लेस ऑफ बिजनेस रख सकते हो, चाहे आपका मुंबई वाला है, चाहे यूपी वाला है या हरियाणा, कहीं पर भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। लेकिन जो आरओसी है वो दिल्ली वाले आरओसी के पास, जो दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, न्यू दिल्ली, दिल्ली भी नहीं, कौन सी वाली, न्यू दिल्ली वाले आरओसी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, जितनी भी डेट्स यहां पर लिखी गई है। किसी भी स्टेट में आप हो, आपको न्यू दिल्ली वाले के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, पहले जल्दी से इधर आ जाता हूं। देखिए जो बातें मैंने बता दी हैं, ये है डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल। तो किसके पास फाइल करोगे, आरओसी के पास फाइल करोगे, ठीक है। उसके बाद कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है। जब भी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आरओसी के पास विद इन 30 डेज आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, और आप कोलकाता हो, मुंबई हो, यूपी हो, कहीं पर भी हो, आपको दिल्ली, न्यू दिल्ली के आरओसी की जुरिस्डिक्शन में जाना है। फिर सवाल ये आता है, सर आपने हमें फॉर्म नंबर बताया था अभी FC3, तो बाकी FC1 FC2 कहां चले गए फॉर्म नंबर, वो बताता हूं आपको कि FC1 और FC2 वाले फॉर्म नंबर कहां चले गए। जल्दी से आ जाइए, ये रहा। जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो आरओसी के पास विद इन 30 डेज आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, तो फॉर्म नंबर जो होगा वो होगा FC1। जब आप इनकॉर्पोरेशन में या किसी भी चीज के डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो फॉर्म नंबर होगा FC2, या MCQs में पूछे जा सकते हैं चेंज के, और चेंज के भी विद इन 30 डेज। लेकिन जो फॉर्म नंबर 3 है FC3, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विद इन 6 मंथ में फाइल करने के लिए है। तो तीनों फॉर्म नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। फिर आता है सर और कुछ बातें बताइए। हमने कहा अगर आप किसी भी प्रोविजन को पूरा करने में, अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने में, एनुअल रिटर्न, किसी भी चीज में आप गड़बड़ करते हैं, आपने डॉक्यूमेंटेशन गलत फाइल के रजिस्ट्रेशन के समय, इनकॉर्पोरेशन के समय, तो क्या होगा। तो ये जो पेनल्टी प्रोविजन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। वो कहते हैं अगर कोई भी फॉरेन कंपनी फेल करती है प्रोविजंस कंप्लाई करने के, तो क्या होगा। तो कंपनी के ऊपर भी फाइन लगेगा और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी फाइन लगेगा। कंपनी का जो फाइन होगा वो शुरू होगा कम से कम 1 लाख रुपए से, जो कि जा सकता है 3 लाख रुपए तक, प्लस एडिशनल फाइन आपके ऊपर लगेगा। और एडिशनल पेनल्टी कितने की लगेगी आपके ऊपर, 50,000 रुपए पर डे, एक दिन के लिए, जब तक भी कंटिन्यू डिफॉल्ट रहता है। और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट इन्होंने यहां नहीं बताई है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे मिनिमम जो है 1 लाख की जगह 25,000 है, लेकिन जो अपर लिमिट है यहां 3 लाख की जगह उन्होंने लिख दिया है 5 लाख, और एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। और जो उसके पास जो एडिशनल फाइन है, जो एडिशनल पेनल्टी है, वो आपके ऊपर नहीं लगेगी किसी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के। तो ये प्रोविजन था। फिर सवाल यह है सर एक बात बताओ, ये कुछ की पॉइंट्स है जो मुझे लगता है आपसे ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा दुबई में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो मुंबई आए घूमने, ताज होटल में बैठ के उन्होंने मीटिंग की कि दुबई में बिजनेस को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे चलाना है, कैसे उनके ट्रांजैक्शंस करने। तो दुबई के बिजनेस को रिलेटेड उन्होंने वहां पर जाकर क्या नाम है मीटिंग की है। तो क्या सिर्फ इंडिया से बाहर आए हुए लोगों से, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, अगर वो आपस में इंडिया में आके मीटिंग करते हैं तो क्या तब भी उसे फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा? आंसर इज नो, तब उसे फॉरेन कंपनी नहीं माना जाएगा। तो पहला सवाल ये है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड ओनली टेक्स व्हाट बिजनेस डिसीजंस इन इंडिया, मतलब इंडिया में बैठकर बिजनेस डिसीजन लेते हैं, इंडिया के लिए नहीं लेते हैं, तो क्या ये फॉरेन कंपनी कहला जाएगी? आंसर इज नो। जो पॉइंट्स बता रहा हूं बड़ा ध्यान से समझना। फिर मैंने कहा वो आए थे इंडिया में, और इंडिया में बस सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना है, कहां पर? आईएफएससी का बैंक कोड आपने सुना होगा, ठीक है। तो क्या सिर्फ सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करा लेना इंडिया के अंदर उसे फॉरेन कंपनी बोल देगा? आंसर इज नो, ये फॉरेन कंपनी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद उनका अगर ब्रांच ऑफिस उसकी इंडिया में है और मेन कंपनी बाहर है तो क्या करोगे? तो जो ब्रांच ऑफिस इंडिया में होता है उसे डीम्ड फॉरेन कंपनी नहीं मानते हैं, जो ब्रांच ऑफिस इंडिया में होता है उसे तो प्लेस ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो ब्रांच ऑफिस अगर आपका इंडिया में है और मेन कंपनी बाहर है तो उसको डीम्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा, इंडिया में फॉरेन कंपनी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी तो आउटसाइड में। इनडायरेक्टली उसे फॉरेन कंपनी ही बोला जाएगा, लेकिन आपसे बोला जाएगा कि बताइए जो ब्रांच है, कि इस ब्रांच को फॉरेन कंपनी बोलते हैं? आंसर इज नो, उसे बोलेंगे डीम्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? तो उन्होंने कहा अगर आप शेयर ट्रांसफर ऑफिस खोल देते हैं अपना शेयर को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर शेयर को रजिस्ट्रेशन कराने का ऑफिस खोलते हैं, तो भी उसे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया ही माना जाएगा। फिर आते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस मैटर करेगा। अब यहां पर मान के चलिए उन्होंने कहा प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने इंडिया में ओपन कर दिया, लेकिन पूरा 2023-24 निकल गया, हमने कोई भी वहां पर ट्रांजेक्शन नहीं की है, तो क्या तब भी उसे फॉरेन कंपनी माना जाएगा? आंसर इज यस। अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की है, तब भी आपका इंडिया में माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको
मैंने एक साथ लिख दिया है। तो मैटर करेगा आपका इवन इफ नो ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस नहीं किया लेकिन आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो आप फॉरेन कंपनी है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे गहरा सवाल कि सर फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में कौन कौन आता है, और इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो ऐसी है जो फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में फॉल करती है। तो उन्होंने कहा देखो सिंपल सवाल है। पहला सवाल यह है कि कंपनी और कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट कहां होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया। पहला पॉइंट यही है, अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट है तो इंडियन कंपनी है। तो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई और यहां से कोई लेना देना है तब बोलते हैं उसे फॉरेन कंपनी। तो उनका इनकॉर्पोरेशन तो आउटसाइड होना चाहिए। लेकिन जो पीओबी है, पीओबी का मतलब होता है प्लेस ऑफ बिजनेस, तो जो प्लेस ऑफ बिजनेस होने वाला है उसका तो इंडिया में होने वाला है। और इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस आप वो कंपनी खुद के साथ भी कर सकती है, किसी एजेंट के थ्रू भी एक्ट कर सकती है इंडिया में। और ये किस तरीके से काम कर सकती है, फिजिकली भी काम कर सकती है और इलेक्ट्रॉनिकली भी काम कर सकती है। और इस इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को समझाने के लिए ही पूरा चैप्टर बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिकली के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली के अंदर यहां पर आप देखेंगे 5 चीजें आती हैं। उन्होंने कहा आप ऑनलाइन सलाह देने का काम करते हैं तो उसे बोलते हैं एडवाइजरी काम करते हैं आप। दूसरा, आप सलाह किस चीज का सलाह किस किस चीज की दे सकते हैं, तो आप बोलोगे आप सलाह डाटा मैनेजमेंट की दे सकते हैं, यहां पर कि डाटाबेस कैसे रखना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप कैसे करना है वो भी आप बता सकते हैं, फाइनेंशियल सेटलमेंट कैसे करना है वो भी आप बता सकते हो। तो 4 से 5 सर्विसेज आप यहां पर बता सकते हैं। एक मार्केटिंग वेब बेस्ड सर्विसेज भी आप बता सकते हैं। तो इस सर्विसेज रिलेटिंग टू ये बता दिया मैंने आपको। ट्रांजैक्शन B2B भी हो सकती है, B2C भी हो सकती है। आपके एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा कि बताइए फॉरेन कंपनी है या नहीं। और अगर आपने नोट्स को पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि फॉरेन कंपनी में हमने ये चीज पढ़ी थी या नहीं। तो ये है B2B और ये है B2C। उसके बाद क्या और भी कोई तरीका है ऑनलाइन आने का? यस, आप इनमें 4 तरीके से भी आ सकते हैं। आप टेली मार्केटिंग कर लीजिए, टेली कम्युनिकेशन कर लीजिए, टेली मेडिसिन कर लीजिए, या कोई एजुकेशनल रिसर्च का काम कर लीजिए। इन चारों तरीके से अगर आप कोई भी काम करते हैं तब भी उसे इंडिया में ही माना जाएगा। अगर आप ऑनलाइन काम भी करते हैं तब भी उसे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में ले आया जाएगा। अगर आप डिपॉजिट करते हैं, सब्सक्रिप्शन करते हैं इंडिया में या इंडिया से या इंडियन लोगो से, तब भी आपको क्या माना जाएगा? फॉरेन कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। डेटा से रिलेटेड क्या क्या काम कर सकते हैं भाई? डेटा से रिलेटेड आप डेटा का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा इंटरचेंज, डेटाबेस सर्विसेज और डेटा सप्लाई आप कर सकते हैं। मतलब एक फॉरेन कंपनी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकती है इलेक्ट्रॉनिकली, और उसे इलेक्ट्रॉनिकली अगर इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तब भी उसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। कीवर्ड्स मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, देखो 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं यहां पर एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट में, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 तरीके की यहां पर फॉरेन कंपनी हो सकती है। एक फॉरेन कंपनी जो नॉर्मल फॉरेन कंपनी है, जो कि इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है और प्लेस मतलब उसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। दूसरी तरह की कंपनी क्या हो सकती है कि वो इनकॉर्पोरेशन बाहर हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, लेकिन जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया हुआ है वो तो नालायक भारतीय हैं, इंडिया के लोग हैं वो। तो इसका मतलब वो घपला कर रहे हैं फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी के ऊपर पूरे कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स तो नहीं लगते हैं, ना प्रोविजंस लगते हैं। तो क्या करें फिर? तो उनका अगर इनके पीछे पर्दे के पीछे देखोगे तो ये सारे इंडिया वाले ही हैं नालायक। तो सारे का मतलब यहां पर क्या है? तो सारे का मतलब है एटलीस्ट 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल आइदर हेल्ड इन इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को जोड़ लेंगे। अगर शेयर होल्डिंग कम से कम 50% अगर ऐसे लोग हैं, मतलब 51 नहीं बोल रहा मैं, एग्जैक्ट 50 भी होंगे, तब भी इसको एक ऐसी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दी जाएगी जिसपे कंपनीज एक्ट 2013 के पूरे प्रोविजंस लगते हैं। तो आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा कि फॉरेन कंपनी, एक नॉर्मल फॉरेन कंपनी क्या होती है और एक ऐसी फॉरेन कंपनी जो इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है लेकिन इंडिया के लोगों ने उसे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहां पर, ऑल द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लग जाएंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ कितने प्रोविजन लगेंगे? 9 प्रोविजन लगेंगे आपके। शुरू कहां से होंगे? 380 से शुरू होंगे, 386 तक 7 प्रोविजन हो गए और 392 और 393। एक क्वेश्चन इससे 100% आएगा आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड। तो मैंने आपको बता दिया भाई 2 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला, जब आप इनकॉर्पोरेशन करने गए थे तब आप डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे। कौन से फॉर्म में? FC1 में। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। किसके पास जाओगे? ROC के पास। कौन से ROC के पास? सिर्फ न्यू दिल्ली के जुरिस्डिक्शन वाले ROC के पास आप जाएंगे। दूसरा यह है कि FC2 किस चीज के लिए? तो आपने कोई भी इनकॉर्पोरेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फाइल किया, उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं आप, तो फॉर्म नंबर FC3 के अंदर आप जाएंगे। और कौन से ROC के पास? सेम ROC के पास। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर आपको वो जमा कर देना है। तीसरा, आप पूछेंगे कि सर फॉर्म नंबर FC3 क्या था? FC3 था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो देखिए पेनल्टी प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। तो ये आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसको फाइल करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फॉरेन कंपनी को फाइल करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद किसके पास फाइल करेंगे? ROC के पास। टाइम लिमिट क्या है? 6 मंथ्स फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो मैंने कहानी में आपको बताया था। और अगर कोई डिले हो जाता है तो क्या आप उसे डिले भी एक्सटेंड भी कर सकते हैं टाइम पीरियड को, जैसे 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसका मतलब इन टोटलिटी 9 मंथ्स का आपको टाइम मिल सकता है। 3 मंथ्स कंपलसरी नहीं, अप्लाई करेंगे तब पता चलेगा। फॉर्म नंबर होने वाला है FC3। फिर सवाल यह आता है कि बताइए सर किस फॉर्मेट में बनाए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर अगर सवाल आ जाता है तो बहुत आसान होगा उसकी लैंग्वेज को लिखना। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एज पर शेड्यूल 3 या एज नियर
एज पॉसिबल शेड्यूल 3 के बराबर आप लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, क्या आपको इसमें ऑडिट कराना पड़ेगा? यस, ऑडिट कैसे कराना है, ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स के चैप्टर में है। आपके क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन आपको पता होगी, तो 141 के अंदर कौन एलिजिबल है और क्वालिफाइड है, यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडिया का है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, प्लस उसके पास सीओपी भी होना चाहिए। सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, तो वो इन कंपनीज का ऑडिट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ क्या कुछ लगाना भी है, इसका भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ सकते हैं आपको। आंसर इज यस। पहला आप ये देखेंगे कि इंडिया से आप प्रॉफिट कमाकर इंडिया में कितना रख रहे हो या बाहर कितना ले जा रहे हो। तो हमें चिंता है आप बाहर कितना ले जा रहे हो, ले जा सकते हो, आपकी कंपनी कोई परेशानी वाली, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में प्रॉफिट कमा के आप कितना हिस्सा बाहर ले जा रहे हो। तो उसके लिए बोलते हैं प्रॉफिट रीपैट्रिएशन स्टेटमेंट। इंडिया से जो आपने प्रॉफिट कमाया उसे बाहर कितना लेके जा रहे हो, उसे बोलते हैं प्रॉफिट रीपैट्रिएशन स्टेटमेंट। वो आपको यहां पर फाइल करनी है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई रिलेटेड पार्टी अगर ट्रांजेक्शन है वो आपको फाइल करनी है। यहां से कितना कैश लेके जा रहे हो, कैश फ्लो जो है आपका, ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो है आपका, वो आप बताएंगे, इंक्लूडिंग डिविडेंड की कितना डिविडेंड आप लेके जा रहे हैं। उसके बाद आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे जिसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा वगैरह दे सकते हैं। एक और पॉइंट आपको देखना है यहां पर कौन सा वाला रह गया हमारा, सीएफएस। सीएफएस का मतलब यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी, क्योंकि पेरेंट कंपनी जो है वो आउटसाइड इंडिया है, जो आपकी कंपनी है उसकी पेरेंट जो कंपनी है वो आउटसाइड इंडिया है, और आपके जो यहां पर फॉरेन कंपनी है, तो दोनों को कंसोलिडेट करना है आपको, उनके अकाउंट्स को, तो इसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी भी आपको देना है यहां पर, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इफ डॉक्यूमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी जो है वो इंग्लिश में नहीं है तो क्या करेंगे, तो भाई अगर पेरेंट कंपनी की डॉक्यूमेंट, जर्मन की कंपनी है, तो जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कन्वर्ट करेंगे तो आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना है, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना है। और किस किस से करा सकते हैं, या तो किसी एडवोकेट से, या किसी अटॉर्नी से, या किसी प्लीडर से। ये सब और है, ये सब एंड नहीं है, मतलब या तो एडवोकेट से करा लो, या अटॉर्नी से करा लो, या प्लीडर से करा लो, हाई कोर्ट का होना चाहिए, या फिर इन तीनों के अलावा आरओसी जिससे बोल देगा ना कि जाओ भाई उससे साइन करा के लाओ, तो हम उससे साइन करा देंगे। तो डी पॉइंट में यहां पर ये है। फिर आता है कि एनुअल रिटर्न आपको, फिर आता है एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाने में समय लगता है, इसलिए 6 महीने मिले। एनुअल रिटर्न को आपको 60 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देना है। एलएलपी में भी सेम टाइमिंग है। फिर स्पेशल प्रोविजन आता है, भाई देखो जिस स्टेट में आप रहोगे आप नाम लिखोगे, हाँ सर एलएलपी को लेके भी ऐसे प्रोविजन होते हैं कि एलएलपी को अपना नाम और उसके सफिक्स में, मतलब एंड में एलएलपी लिखना पड़ता है। तो ऐसे ही इनको बोला गया फॉरेन कंपनी को कि फॉरेन कंपनी, जब आप अपना नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में लिखेंगे फॉरेन कंपनी, और उस कंट्री का नाम लिखेंगे जिस कंट्री में आपने इनकॉर्पोरेशन कराया था, उस कंपनी का नाम भी लिखेंगे, प्लस अपना जो नाम है इंडिया में, मान लीजिए आप बेंगलोर में है, मान लीजिए आप मुंबई में, मान लीजिए आप कोलकाता में, तो जो कंपनी का नाम है उस कंपनी के नाम और इंफॉर्मेशन को आप कैसे देंगे, उस कंपनी के नाम और इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है उसमें आपको इंग्लिश में भी लिखना है वो, प्लस उसकी वर्नैकुलर लैंग्वेज में यानी कि लोकल लैंग्वेज में भी लिखना है। ध्यान से सुनना, सर आपने एक जगह बोला था बस इंग्लिश में कन्वर्ट कराना है, और एक जगह आप बोल रहे हो वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी कराना है। तो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी है किसका, पेरेंट कंपनी का, उसको इंडिया में जब आप कंसोलिडेट करके फाइल करेंगे तो उस समय आपको सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि एक आरओसी है। लेकिन जब आप कंपनी का नाम, कंपनी की डॉक्यूमेंट हर जगह फाइल करते हैं, जिस भी स्टेट में आप हैं उसे इंग्लिश में भी लिखना है आपको और वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी लिखना है। तो यही सारी बातें यहां पर लिखी गई है कि हर एक फॉरेन कंपनी को अपना नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक कंपनी है XYZ फॉरेन कंपनी है, अमेरिका में होती है तो XYZ फॉरेन कंपनी अमेरिका, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। लायबिलिटी ऑफ मेंबर साथ में लिखेंगे, किन किन की लायबिलिटी क्या होगी, कहां पर लिखना है, हर एक प्रोस्पेक्टस पे या जो भी कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट आपका होगा, कौन से फॉर्म में लिखने हैं आपको, तो इंग्लिश में होना चाहिए, एंड लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। लोकल मतलब वर्नैकुलर, जहां पर आपकी कंपनी है वहां पर। उसके बाद सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, सर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर अगर मान लीजिए सर्व करना चाहते हैं, तो जो भी उनके ऑफिसर इंचार्ज है जो डील कर रहे हैं उनके ऊपर सर्व कर दीजिए, और कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां भेज दीजिए। आपकी रिस्पांसिबिलिटी बस इतनी है, उन्होंने पढ़ा नहीं है तो मान लिया जाएगा उनकी गलती है। फिर कुछ प्रोविजन उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि अदर से ये सारे प्रोविजन आपके एप्लीकेबल करा देंगे। और यहां पर हो गई है आपकी फॉरेन कंपनी खत्म। आई होप वीडियो आपको बड़ी मजेदार और बढ़िया लगी होगी। अगर आप बोलोगे तो मैं इनके क्वेश्चंस भी ला दूंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। जैसे इस एक हिंट दे देता हूं मैं आपको, हर एक चैप्टर में आपको हिंट दूंगा मैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए इनमें से कितने डेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर कर देना चाहिए। तो आपको भी पता है कि डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी करने के 30 दिन है। अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, ऑप्शंस कितने बड़े हैं, लेकिन आप डेज देखिए 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 30 दिन वाला होगा। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि बताइए
इंडिकेट द मोरल एंड डिजिल शेल बी पनिशेबल फॉर इट्स फेलियर। तो मैंने आपको प्रोविजन बताया था फेलियर के लिए कि कंपनी को अगर कोई भी गड़बड़ करते हैं तो पेनल्टी लगेगी कम से कम 1 लाख रुपए की, वो जा सकती है 3 लाख तक प्लस 50,000 पर डे। तो यहाँ पर देखो क्या सारी बातें लिखी है, 5 लाख। 5 लाख किसके केस में थी? 5 लाख थी ऑफिसर वाले केस में, तो ये नहीं होगा, तो ए हट गया। उसके बाद फिर से 5 लाख लिखा हुआ है, ये कंपनी के ऊपर लगता ही नहीं है। फिर उसके बाद 2 लाख रुपए लिखा हुआ, 2 लाख कहीं था ही नहीं, तो बचा कौन सा? लास्ट ऑप्शन देखिए जरा ध्यान से, कम 1 लाख, उसके बाद 3 लाख और 50,000 रुपए पर डे। कितने सिंपल, बड़े बड़े एमसीक्यूज दिखेंगे आपको, लेकिन आंसर बड़े सिंपल होंगे। पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ना, फिर ऑप्शन पढ़ना, हो सकता है आपको केस स्टडी ही ना पढ़नी पड़े, सच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक कंपनी है, देखो जरा कैसे लिखा होगा ये बता देता हूं मैं आपको, रेडिक्स हेल्थ केयर लिमिटेड। अलग से लाऊंगा मैं क्वेश्चन के लिए, जब आप कमेंट करेंगे सर एक एक चैप्टर जब आप रिवाइज करा रहे हो तो चैप्टर रिवीजन वीडियो अलग होनी चाहिए। और क्वेश्चन के लिए अगर आप बोलोगे कि सर एग्जाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी लेके आऊंगा आपके लिए। बस आपको कमेंट करना है और वीडियो को लाइक कर देना, अपना प्यार बनाए रखना है। जितने भी चैप्टर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जैसे इनकी रिवीजन सीरीज खत्म हो जाएगी उसके तुरंत बाद अगर आप बोलोगे तो मैं लेके आऊंगा हर एक चैप्टर के आज तक में 2018 से लेकर कितने क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करके एक ही वीडियो में दिखाऊंगा पर्टिकुलर चैप्टर की। जब आप बोलेंगे मैं तब करूंगा, ठीक है। तो रेडिक्स हेल्थ केयर लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है थाईलैंड में, और कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, लेकिन सिर्फ वो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। किसके थ्रू? रिमोट डिलीवरी करते हैं, मतलब वहीं बैठे बैठे कौन सी सर्विसेज? हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं। तो क्या हेल्थ केयर सर्विस हमने पढ़ा था? यस, टेलीमेडिसिन के अंदर हमने हेल्थ केयर सर्विसेज पढ़ी थी। और पॉइंट क्या है? रेडिक्स हेल्थ केयर लिमिटेड इज नॉट अ फॉरेन कंपनी एज इज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो उनका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ये फॉरेन कंपनी है क्योंकि ये ऑनलाइन तरीके से बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रही है, मतलब ट्रांजैक्शंस कर रही है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर एमसीक्यू के, मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा आपका इस वीडियो में क्वेश्चंस में। कारण ये है कि क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा अगर आप बोलेंगे तो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका जो पीडीएफ है वो आपको, जो नोट्स का पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं दे दूंगा। अगर नोट्स अच्छे लगे तो नोट्स की भी तारीफ कीजिएगा, और आपको और भी अगर चैप्टर्स चाहिए, जो आपको पता है ऑब्वियस सी बात चाहिए, तो आप मुझे चैप्टर का नाम लिखिएगा। जल्दी से जल्दी मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर मैं तैयार कराऊंगा। जल्दी जल्दी आपको रिवीजन सीरीज मिलने वाली है, और एग्जाम खत्म होने से पहले, मतलब एग्जाम का दिन आने से पहले आपको कम से कम 6 से 7 चैप्टर फुल फ्लेज में कराऊंगा, प्लस उनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स में आपको कराऊंगा। वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक समय से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।